कूलाम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। देखो कूलाम ने क्या किया कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो है ना, उनके बारे में इन्होंने क्या किया कि एक फोर्स का फॉर्मूला दिया जिसको हम कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कूलाम्स लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, 11th में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, ठीक है, वहां F वेक्टर इज इक्वल टू आप पढ़ते थे -G m1 m2/r² के, पढ़ा है आपने? यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देखो अगर आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अच्छे से आता है तो इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें आप सीधे भी याद रख सकते हो। कैसे? आप है ना -G को K से रिप्लेस कर दो, बात समझ आ गया, m1 को आप q1 से रिप्लेस कर दो और m2 को आप q2 से रिप्लेस कर दो। इस तरह से -G को किससे रिप्लेस करना है? K से, और m1 को q1 से, m2 को q2 से रिप्लेस कर दो, तो ये फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू K q1 q2/r² r3। समझ आ गया? ये कूलॉम्स लॉ से ही आता है। किससे आता है? ये कूलॉम्स लॉ से। बात समझ रहे नहीं? अब जैसे आपने वहां पे पढ़ा होगा, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड जी पढ़ा होगा -G m/r² r3, तो यहाँ भी ये E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K q/r² r3। ठीक है, अगर आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आता है ना तो कुछ नहीं करना, ग्रेविटेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें m1 की जगह क्या रिप्लेस करना है? q1, q2 की m2 की जगह क्या रिप्लेस करना है? q2, ठीक है, और -G की जगह क्या पुट करना है? k कांस्टेंट है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यही है भाई, अगर बच्चे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो वहां पे ग्रेविटेशन में हेल्प मिल जाती है, अगर उसको ग्रेविटेशन आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हेल्प मिल जाती है। अब देखो यहाँ कूलॉम्स लॉ में बारे में बात बता रहा हूँ बेटा। देखो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये ध्यान रखना, ये जो रूल है ना ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए, है ना। एक पॉइंट का मतलब ये मान सकते हो कि भाई एज ए उसका मास है, उसका साइज है, बिल्कुल हम क्या मान सकते हैं? नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट हैं, बड़े ऑब्जेक्ट हैं, तो फिर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम कंसिडर उनको नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional multiple of charges magnitude। ठीक है, यानी उन चार्जेस का जो मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट भी बोल देते हैं कुछ लोग। ठीक है ना, तो उनका मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का, एक चार्ज q1 है, एक चार्ज q2 है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये कि हमें साइन छोड़ के बात करनी है। ठीक है, हमें डायरेक्टली क्या करना है? उनका मैग्नीट्यूड लेना है और उसका प्रोडक्ट करना है ना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को समझे।
देखो वो ये कह रहा है कि डायग्राम से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में Q1 चार्ज है और ये क्या है बेटा Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। बात समझ आ गई? तो इधर बना देता हूँ, ये हमारे पास में Q1 चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, Q2 चार्ज है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। बात समझ आ गई? उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको ये बता दिया कि लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, वो चार्ज की नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो कि सर इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट या मल्टीपल की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ आ गया? इसके स्टेटमेंट के थ्रू हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया भाई, फर्स्ट दे दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया भाई, फर्स्ट दे दिया। उसके बाद में ये कह रहा है कि भाई ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/r² हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या यूज कर लिया भाई, 2 यूज कर लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर हम दोनों इक्वेशन से बात करेंगे तो F मैग्नीट्यूड Q1 मैग्नीट्यूड Q2 अपॉन क्या हो गया, r²। देखो कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो जनरली हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो, हम किसी से भी रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, K, और उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो F इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड Q1 मैग्नीट्यूड Q2 अपॉन क्या हो गया, r²। बात समझ में आ गया? ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ ने यही बताया। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो भाई, दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर होता है उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और नीचे जो होता है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो एक बात तो आपको ये समझ में आ रही है। दूसरा, फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। फोर्स है तो कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। बात समझ आ गया? तो अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? सीधा फॉर्मूला याद रखना है तो स्टेटमेंट अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा हम डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक तो मैं बता रहा हूँ कि कूलॉम्स लॉ है ना, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कैसा है, सेंट्रल फोर्स है। कैसा है, सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स का मीनिंग आप जानते हो? सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है, लाइन जॉइनिंग लाइन का लॉन्ग अप्लाई। हाँ बिल्कुल सही बताया इसने। जैसे बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि Q1 चार्ज है और ये क्या है, Q2 चार्ज है। समझ में आ गया? तो इन दोनों चार्जों को यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर लेते हैं इनको। ये इनकी बीच की डिस्टेंस है, या ये लाइन जॉइनिंग लाइन होगी, इसकी लाइन जॉइनिंग हो गया ये। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किन्हीं भी 2 पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, लाइन जॉइनिंग लाइन है, इसके अलोंग अगर फोर्स लगता है, बात समझ में आ गया? अगर इसी के अलोंग फोर्स लगता है इस लाइन के, इसको हम बोलते हैं लाइन जॉइनिंग। बात समझ आ गया? लाइन जॉइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि या तो बेटा ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, ये इसको ये रिपल्सन लगाएगा तो इधर लगेगा। है तो लाइन जॉइनिंग लाइन के अलोंग ही ना। ठीक है, अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस साइड में और रिपल्सन करेगा तो इस साइड में। ठीक है, अगर कभी भी लाइन जॉइनिंग लाइन के अलोंग फोर्स लगते हैं, उन फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या होते हैं? और सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। बात समझ आ गया? एक तो कंजर्विंग फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्विंग फोर्स होता है। वे फोर्स जिनका जो वर्क डन है, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड करता है।
ठीक है, और एनर्जी लॉस करता है उसको बोलते हैं नॉन कंजर्विंग फोर्स। क्या बोलते हैं? और एक ऐसा फोर्स होता है कि जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है और वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है, उनको हम कंजर्विंग फोर्स बोलते हैं। और सारे के सारे जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कैसे फोर्स होते हैं? कंजर्विंग फोर्स। पहले बात तो ये कि कभी भी आपको बोला जाए कि सेंट्रल फोर्स है तो उसका मीनिंग समझ में आ गया कि वो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या होंगी? फोर्स उसमें क्या होंगे? अप्लाई होंगे। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये Q1 है और ये Q2 है कि भाई Q2 ने तो इस पे इधर फोर्स लगा दिया और Q1 इस पर इधर फोर्स लगाएगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बस में यानी इसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होगा तो वो फिर सेंट्रल फोर्स नहीं होते हैं। बात समझ आ गया? क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है इसलिए ये हमेशा किधर लगेगा? लाइन जोनी लाइन के अलोंग ही लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? ऐसे तो एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि भाई इसका जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो किधर होता है? उसकी लाइन जॉइनिंग लाइन की क्या होता है? अलोंग होता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेक्टर एंड इट डायरेक्शन is along to line joining between both point charges। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब आप समझ ही गए हैं, ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। तो इसके अलोंग इस लाइन, इसको हम बोलते हैं लाइन जॉइनिंग। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसी के अलोंग क्या होंगे? फोर्स लगेंगे। इसलिए एक ऐसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। ऐसा फोर्स है बेटा? सेंट्रल फोर्स है। बात समझ में आ गया? और सेंट्रल फोर्स है तो कैसा होगा? कंजर्वेटिव नेचर का होगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें कांस्टेंट आया तो उसको हमने क्या बोला है? K। ठीक है, उस K के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ हम स्पेशल पॉइंट बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं अपने यहाँ पे। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। एक तो दोनों चार्ज जो हैं Q1 और Q2 उनके बीच में मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया? नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है कि उनके बीच में वाटर है, मेटल है, क्या है। दूसरा आप कौन सा यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो आप कौन सा यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं इस पे भी, भाई आप MKS यूज कर रहे हैं, CGS यूज कर रहे हैं, FPS यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग यूनिट सिस्टम में उनका वैल्यू भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कौन था? K। ठीक है, इज it depends on two parameters। ठीक है, पहला सबसे पहले क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन बोथ पॉइंट चार्जेस। एक तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में मीडियम क्या है। दूसरा ये डिपेंड करता है यूनिट सिस्टम पे। आप कौन सा यूनिट सिस्टम चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, कि फॉर वैक्यूम, क्या कह रहा हूं बेटा मैं? भाई ये थोड़ा रटने टाइप की चीज है, थोड़ा ध्यान रखना ना। फॉर वैक्यूम
वैक्यूम ओब्लिक एयर मीडियम। वैक्यूम और एयर मीडियम के लिए K इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। कितना होता है? ये याद रखना भाई, बहुत काम आएगा। 1/, कितना होता है? 4 4 आप जानते हो मैथमेटिकली नंबर है, पाई क्या है? कांस्टेंट है, 3.14 होता है, 22/7 भी यूज कर सकते हो। और बेटा एप्सिलॉन नोट क्या है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम और फ्री स्पेस। परमिटिव, बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, देखो एप्सिलॉन नोट ध्यान रखना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑफ एयर। या कुछ लोग फ्री स्पेस भी लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, ये एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है और इसका जो वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻²। बात समझ आ गया? यूनिट अभी निकाल लेंगे इसका। एक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया आपको? ठीक है ना। और वैसे वैक्यूम और एयर के लिए अब एप्सिलॉन नोट भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और 4 भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया? तो इनको रख के जब एमकेएस में सोल्व करोगे, इन एमकेएस, एमकेएस का मतलब समझते हो? लेंथ को किस में ले? मीटर में। मास को किस में ले? किलोग्राम में। और टाइम को किस में ले? सेकंड में। उस सिस्टम को हम बोलते हैं एमकेएस। लेंथ को हम सेंटीमीटर में लें, मास को हम ग्राम में लें और टाइम को किस में लें? सेकंड में। उसको हम बोलते हैं सीजीएस, ठीक है। लेंथ को हम फुट में लें, मास को हम पौंड में लें और टाइम को किस में लें? सेकंड में। उसको बोलते हैं एफपीएस। क्या बोलते हैं? एफपीएस। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो इन एमकेएस बेटा, इस के का वैल्यू जो होता है एमकेएस में 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। वो देखो यूनिट में कोई टेंशन नहीं है, यूनिट आप निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ाया था। अब फोर्स को क्या लोगे बेटा? न्यूटन। लेंथ का मीटर होता है तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया? और ये दोनों चार्ज इधर आएंगे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू के, यानी के इक्वल न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? कूलम। कभी भी यूनिट लिखना हो या कभी भी डायमेंशन लिखना हो तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अभी जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा और इसकी यूनिट बना ली कि नहीं बना ली, तो एक बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, अगर हमें एप्सिलॉन नोट की यूनिट चाहिए, किसकी चाहिए? अब देखो कांस्टेंट जो चीजें होती हैं उनके यूनिट और डायमेंशन नहीं होते हैं। मतलब कांस्टेंट का मतलब जो मैथमेटिकली नंबर है 4 पाई साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे हर कांस्टेंट, वो सॉरी गलत बोल गया था मैं, जैसे 1 है मैथमेटिकल नंबर है, 4 है, पाई है, ठीक है। तो ये जो है ना, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, लॉग फंक्शन है, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है? यूनिट और डायमेंशन क्वांटिटी है। जब हम यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं तो हम इनको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, यानी हम इन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब आप इनको छोड़ दोगे तो बेटा इसका यूनिट क्या है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। 1 अपॉन कितना हो गया? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कितना होगा? जब ये इधर आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, ये तो एक दूसरे के इनवर्सली है ना, तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। तो ये थोड़ा रटने का, इसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नोट। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, फ्री स्पेस या वैक्यूम और एयर मीडियम के होता है। एमकेएस में इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻²। कूलम स्क्वायर अपॉन क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट होता है वैक्यूम के लिए। किसके लिए होता है? वैक्यूम या एयर के लिए, ठीक है। और एमकेएस में इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होगा? कूलम स्क्वायर। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? उसके बाद में देखो मैं बात कर रहा हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मीडियम, मतलब जब एयर और वैक्यूम नहीं हो, ठीक है, तो एयर और वैक्यूम के अलावा अगर कोई मीडियम होगा तो उसमें क्या होता है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं यहां से। उसके बारे में देखो हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसके बारे में। इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम, ठीक है,
तो मैं आपको बात कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मीडियम, ठीक है, किन के अलावा, रेदर देन एयर और वैक्यूम, इन दोनों के अलावा हम बात कर रहे हैं, एयर ओब्लिक वैक्यूम के अलावा, ठीक है। तो फिर हम k इज इक्वल टू लेते हैं 1/4π नोट नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। 1/k इज इक्वल टू कितना होता है 1/4π k है ना। और वैक्यूम के लिए क्या काम में लेते हैं एप्सिलॉन का अलग अलग मीडियम्स के लिए वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये अलग अलग मीडियम के लिए इसका वैल्यू क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है, ठीक है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? इसका यूनिट तो वही होगा, यूनिट और डायमेंशन तो वही होंगी। यहाँ तक मेरी बात को समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वैक्यूम के लिए k इज इक्वल टू क्या होता है 1/4π एप्सिलॉन नोट होता है। मीडियम के लिए k इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी है और वहां पे वो एप्सिलॉन नोट किसकी है, वैक्यूम की है, ठीक है। उसका वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नोट का, ये याद होने चाहिए। डेटा तो आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कितना होता है 8.85 into 10 the power minus 12, 8.85 into 10 the power minus 12। और k का वैल्यू कितना होता है MKS में 9। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहा है, रब कर दो इसको, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ तुम पढ़ के आया करो, नहीं आए तो पूछ लिया करो ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहा है, ये किसके लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये के फॉर्मूले की बात कर रहा है, इसके डायमेंशन हमें चाहिए। तो डायमेंशन आपको चाहिए तो पहले तो इसका यूनिट चेक करो, क्या था इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या था बेटा, कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स इक्वल क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल क्या होता है मास इंटू, तो मास का क्या हो गया केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी हम न्यूटन की जगह तो क्या लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। कल मैंने उस 7 यूनिट बताई थी बेसिक आपको, जो ऐसा यूनिट बताई थी। जब भी डायमेंशन लिखना है तो उसमें ले जाना पड़ेगा, समझ में आ गया। अपॉन कूलम्ब के लिए क्या बताया था, करंट इक्वल क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम होता है, क्योंकि जो चार्ज है वो आपकी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, समझ में आ गया। तो ये ड्राइव है तो उसको फंडामेंटल में ले जाना में क्या है जरूरी होता है। तो आपको पता है भाई, देखो करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। करंट के लिए आप एम्पियर यूज करते हो, चार्ज के लिए कूलम्ब, टाइम के लिए सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 कूलम्ब इज इक्वल टू एम्पियर इंटू क्या होता है सेकंड होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया एम्पियर इंटू सेकंड का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में इसको सोल्व करोगे तो केजी इंटू मीटर क्यूब अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास बन गया केजी इंटू मीटर क्यूब अपॉन एम्पियर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा सेकंड की पावर 4। ये आ गया। केजी हमारा फंडामेंटल यूनिट है, मीटर हमारा है, एम्पियर है, सेकंड आगे सारे सर। तो मैंने क्या कहा था कि डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है। तो आपके पास में MLTA, M का मतलब क्या है बेटा मास से है, L का मतलब किससे है लेंथ से है, T का मतलब किससे है टाइम से है, और A का मतलब किससे है एम्पियर से। A का मतलब किससे है एम्पियर से। तो केजी की पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 3 है, टाइम की पावर -4, इसकी -2। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये इसका क्या बन गया बेटा डायमेंशन फॉर्मूला बन गया।
मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैं आपको सिखा रहा था कि कैसे बनाते हैं। मैं कभी भी कोई डायमेंशन नहीं रखता हूँ, कोई यूनिट नहीं रखता हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड उसका फॉर्मूला याद रखता हूँ और उसको किस में कन्वर्ट करके ले आता हूँ। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब ये कह रहा है कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो इसका जस्ट रिवर्स आ जाएगा, यानी जो इसकी पावर प्लस में उसकी किस में आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। वो तो आपको मैंने बताया ही था। अब जैसे यही कह रहा है भाई कि डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सीधा सीधा बता देता हूं आपको, ठीक है। तो आपने देखा था कि इसका जो यूनिट होता है वो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू क्या होता है, मीटर। इसका ना इसको पूरा सोल्व करेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स आएगा, तो रिवर्स आएगा तो सीधा ही लिख दें एम्पीयर स्क्वायर सेकंड की पावर 4 अपॉन केजी इनटू क्या होगा, मीटर क्यूब। तो अब क्या हो जाएगा, MLTA। तो देखो यहाँ पे केजी नीचे है तो -1 -3, और ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 2। बन गया डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ये इनके डायमेंशन फॉर्मूला है। पूरे पेपर में कभी ना कभी एक आधा डायमेंशन फॉर्मूला लिखवा लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करना। आप यहाँ से रब कर दो इसको। सही बताओ, समझ में तो आ रहा है? थोड़ा सा रटने वाला डेटा है, वो घर पे बैठ के एक बार मेमोराइज करोगे तो